सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए भाई, तो कल की वीडियो में हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, कहा था इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो बहुत से साथियों ने आंसर दिया है, लेकिन कुछ साथियों ने क्या किया है कि बुक से ही मतलब उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आंसर सीधे दे दिया है। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था और उन्होंने क्या किया कि ये क्वेश्चन बुक में था, उन्होंने पूरा बुक का आंसर यहाँ पर दे दिया, जो कि एकदम रॉन्ग है। जितने भी लोगों का आंसर भैया 103 आ रहा है वो एकदम गलत है। जिनका आंसर 103 आ रहा है वो एकदम गलत है। क्यों गलत है उसका रीज़न आप लोग समझ सकते हो। जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया गया था बुक में, वो यहाँ पर जहाँ मैंने +1 किया है, यहाँ पर भैया -1 था। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बुक में तुम्हारे क्वेश्चन ऐसे था, तब उसका आंसर 103 आ रहा था। लेकिन मैंने केवल चिन्ह बदल दिया, केवल मार्क बदल दिया और पूरा मान बदल गया। मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया था, बस मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया था। बस आंसर देखिए, कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन बस आंसर बदल जाएगा तुम्हारा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि हम इसको वी बॉड-मोस नियम से सॉल्व करेंगे। वी बॉड-मोस नियम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेनिकुलम बार यानी कि रेखिक ब्रैकेट, बार ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए बार ब्रैकेट लगा है, तो बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात मेरे दोस्त याद रखना आप लोग, मैंने कई बार आपसे बताया है कि अगर कोई भी ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, चाहे कोई ब्रैकेट हो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कई बार क्वेश्चनों में बताई है कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होगा तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। चाहे वो रैखिक ब्रैकेट हो, वेनिकुलम बार हो, चाहे बड़ा ब्रैकेट, चाहे छोटा ब्रैकेट, और चाहे मध्य ब्रैकेट, इसको मंझला ब्रैकेट भी बोलते हैं। बस इतनी छोटी सी बात थी, आप लोगों ने आंसर गलत कर दिया। देखिए यही होता, समझ कर लगाइए क्वेश्चन को समझ कर लगाइए बस, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बार ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो बार ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे भैया, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3 - 8 - 1। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे तो हो जाएगा भाई, -8 - 1। अब इसको अगर हम फिर से एक स्टेप लिख लेते हैं, -4 और माइनस, यहाँ आ जाएगा 11 × 11 भागे का आपका हो जाएगा 121, ये ब्रैकेट -112। इसको सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे भैया, -8 और -1, -9 और 3, ये हो गया कि नहीं हो गया, इतना बचेगा। अगर 9 में से 3 घटाएंगे तो -6 बच जाएगा, ये आप लोग जानते हो, यानी बच गया -6, ये ब्रैकेट में बच गया। और यहाँ आ गया माइनस, यहाँ बच गया 4 और माइनस, यहाँ हो गया भैया 11 × 11, ये ब्रैकेट बंद, भागे का हो गया 121, ये ब्रैकेट बंद, -112। स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाना। ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये हो जाएगा +6। ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे +4। यही तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये वाला ब्रैकेट पीछे बड़ा वाला चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 11 गिरे हम 121, भागे का एक हो जाएगा 121, और ये माइनस का कितना बच जाएगा 112। अब अगर 121 का भाग 121 से करेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी ब्रैकेट में बचा 1 +4 +6 और माइनस का कितना बच जाएगा 112। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 × 4 = 10, 10 × 1 = 11, यानी कि बच गया 112 और माइनस, यानी ब्रैकेट में क्या बच जाएगा भैया 100, 6 × 4 = 10, 10 × 1 = 11, यानी आ गया ब्रैकेट में 11। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी ये मेरा किस में है, प्लस में, और ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में, यानी कितना आ जाएगा -11। 112 में से 11 घटाओगे तो 101 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 101 होगा। स्टेप बाय स्टेप लगा है, आप लोग समझ सकते हो। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट होगा कि सर क्वेश्चन यहाँ पर तो बुक में हमारे आंसर 103 दिए है ना, बुक में आंसर 103 दिए, तो वो आंसर एकदम राइट है भाई, वो क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और है। छोटा सा इसमें मतलब कि छोटा सा बदलाव हुआ है। तुम्हारे पेपर बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं वो यहाँ पर माइनस दिए हैं, देख लेना।
8 माइनस 1 दिए, लेकिन मैंने इस माइनस को केवल प्लस कर दिया था क्योंकि हमें देखना था कि आप लोग कितना चीज़ों को समझ रहे हो। तो जितने भी लोगों का आंसर भैया 103 आ रहा था वो गलत है, 101 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नोट कर सकते हो, पूरा डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। क्लियर है ना भाई? ओके, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन, आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। देखिए पूरा कंसंट्रेट रहा करो भाई, स्टडी करते वक्त पूरा देखा करो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये अंधा मतलब जैसे देख कर ये आंसर मत लगाया करो, गेस मत लगाया करो कि आंसर यही होगा, इससे गलत हो सकता है आपका। पहला क्वेश्चन आज का है, कहा गया राम अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। 25 वर्ष क्या है? छोटा है। राम अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र राम की उम्र की 6 गुनी हो, राम की उम्र की 6 गुनी हो, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राम की वर्तमान उम्र क्या है? राम की वर्तमान उम्र क्या है? अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कहा गया राम अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। यदि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र राम की उम्र की 6 गुनी है तो राम की वर्तमान उम्र बताइए। चलिए भाई लगाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, लगाइए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कल मेरे कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर हमको ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है, तो वो होती है किसकी एक्स माने और किसमें घटाएं किसमें जोड़ें। ये सबसे ज़्यादा डाउट वाला क्वेश्चन होता है कि इसमें क्या डाउट, हमको ये जो डाउट है कैसे हम इसको दूर करें। तो समझिए, देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे वो चीज़ समझना है। हम मानेंगे, अच्छा एक बात पहले आप दिमाग में सोचिए, अगर मैं कहूँ कि आपकी उम्र 10 वर्ष है और आपके पिता की उम्र 25 वर्ष है, तो कहने का मतलब आपके पिताजी क्या होंगे? बड़े होंगे। वही लॉजिक यहाँ क्वेश्चन में लगाना है। राम अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, यानी कि राम के जो पिताजी हैं वो 25 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो हम छोटा ना करके उनके पिताजी को क्या कर देंगे? बड़ा कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल में उनके पिताजी भैया बड़े तो हैं। तो अगर राम की उम्र x मानेंगे तो राम के पिता की उम्र 25 वर्ष अधिक कर देंगे, यानी x प्लस 25 कर देंगे बस। अगर मैं राम की उम्र मानूं, राम की उम्र अगर x है तो भैया राम के पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? राम के पिता की उम्र कितनी हो जाएगी जरा बताना। राम के पिता की उम्र, अगर राम की उम्र x है तो राम के पिता की उम्र 25 ज़्यादा होगी किसकी उम्र से? राम की उम्र से। तो x प्लस 25 यानी x प्लस क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब आप यहाँ से प्रश्नानुसार लगा सकते हो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रश्न के हिसाब से लगाते चले जाइए, ठीक है ना। कहा गया 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 10 वर्ष पूर्व यानी कि हो जाएगा x माइनस का 10 वर्ष पूर्व।
और इनके में भी तो पूर्व की बात होगा, बराबर x प्लस का 25 माइनस का 10, 10 वर्ष पूर्व 10 घटा दिया। पिता की उम्र राम की उम्र के कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना कहा गया है। पिता की उम्र राम की उम्र की 6 गुना हो जाएगी, कब, 10 वर्ष पूर्व। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x माइनस 10 छक्के 60 बराबर का x और प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15। अब यहाँ पर x वालों को एक तरफ ले आएंगे और संख्याओं वालों को एक तरफ ले जाएंगे, यानी 6x और ये x प्लस में इस तरफ आ जाएगा माइनस में, बराबर यहाँ प्लस का 15 तो प्लस लगाने की जरूरत ही नहीं है, 15 और ये माइनस में 60 थे, चले जाएंगे प्लस में 60 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच गया भैया 5x बराबर 60 और 15 कितने होते हैं, 75 होते हैं। x का मान ज्ञात करना है तो 75 डिवाइडेड बाई 5, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 पंजे 25, x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। और x हम किसकी उम्र माने थे, तो राम की उम्र माने थे, अतः राम की उम्र कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष आ जाएगी, यही आंसर, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में भी राम की वर्तमान उम्र ही पूछा था। तो 15 वर्ष क्या आ जाएगी, राम की वर्तमान उम्र आ जाएगी। नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। आप लोग इसे नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। क्लियर है दोस्तों, बोलिए क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पे भाई पहुंचते हैं। ओके, देखिए अगर ये आपने यहाँ पर मानने में कुछ दिक्कत कर दी, अगर आपने उल्टा थोड़ा सा मान लिया तो हो सकता है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दे, ठीक है ना। देखिए आप क्वेश्चन को मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा भाई। लैंग्वेज अगर आपने क्वेश्चन की पकड़ लिया तब आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं बार बार यही बताता हूँ, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़िए। 2 नंबर क्वेश्चन आज का कहा गया है कि एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। एक न्याय पंचायत में 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। ये क्वेश्चन भैया आपको बताना, ठीक है ना। ये आसान क्वेश्चन है, पिछली बार पेपर में आया भी था। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² प्लस का 3x प्लस का 6 मतदाता हैं, 3x प्लस का 6 मतदाता हैं। यदि x बराबर 2 तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा भी गया था, ठीक है ना। लॉजिकली क्वेश्चन है, आसानी से लगा सकते हो। देखिए ये मत कभी कहना कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो तो कर सकते हो। क्वेश्चन कहा गया एक न्याय पंचायत है जहाँ पर 3x + 2 ग्राम सभाएं हैं। यदि प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 3x + 6 मतदाता हैं, यदि x बराबर 2 तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली समझिए। मैं मान लूँ कि आपके घर में टोटल 6 सदस्य हैं। आपके घर में टोटल 6 सदस्य हैं और मैंने कहा एक सदस्य के पास 2 रुपए हैं। एक सदस्य के पास 2 रुपए हैं तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे, यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी टोटल कितने रुपए हैं, 12 रुपए हैं। आपने कैसे पता किया, आपने सर गुना किया है। क्या किया है, गुना किया है। वही काम यहाँ पर अगर ग्राम सभाएं कितनी हैं, 3x + 2 और एक ग्राम सभा में
मतदाताओं की संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करा दोगे, जो आएगा वो कुल मतदाताओं की संख्या आएगी। उस संख्या में आपको x बराबर 2 रख देना है। एक्चुअल में रियल कितने मतदाता थे, वोटर कितने थे, वो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। अगर बात करें तो ग्राम सभाएं कितनी है भाई, कुल ग्राम सभाएं कितनी हैं, कुल ग्राम सभाएं कितनी हैं, तो कुल ग्राम सभाएं देखिए दिया गया है 3x प्लस का 2, यही तो दिया गया ना। और ग्राम सभाएं नहीं, प्रत्येक मतलब एक ग्राम सभा में मतदाता कितने दिए गए हैं, एक ग्राम सभा में मतदाता कितने दिए गए हैं, ग्राम सभा में मतदाता, एक ग्राम सभा में मतदाता कितने दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6। अब यहाँ से आप कुल मतदाता निकालोगे, कुल मतदाता आप कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया गुणा करके निकालोगे ना, यानी इसमें हम इसका गुणा करा दें तो हो जाएगा 3x प्लस का 2 में अगर गुणा करा देंगे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 6 का, तो कुल मतदाताओं की संख्या पता चल जाएगी। 3x का पहले एक्स स्क्वायर से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3x क्यूब, 3x का गुणा 3x से कराएंगे तो 3 त्रिक का 9x स्क्वायर प्लस 3x का गुणा 2 से कराएंगे तो 6 त्रिक हो जाएगा 18x। अब 2 का गुणा कराएंगे, 2 का x से कराएंगे तो 2x स्क्वायर, 2 का 3 से कराएंगे तो 2 3 6x और प्लस 2 का हम 6 से कराएंगे तो जो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जुड़े जोड़ लो, जो घटे घटा दो, 9x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, 9 2 11x स्क्वायर, यानी हो जाएगा 3x क्यूब प्लस का 11x स्क्वायर, 18x और 6x, 18 6 24 प्लस के हो जाएंगे 24x, और यहाँ पर बचा प्लस का 12 तो प्लस का 12। अब x बराबर आपको कितना रखना है, 2 रखना है, जहाँ x है वहाँ 2 रख दो। अब यहाँ पर आप इसमें लिख भी सकते हो, में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रखोगे तब क्या होगा, देखिए 3 गुणे x का क्यूब यानी 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 11 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 प्लस 24 गुणे x का मतलब कितना भैया, x मतलब 2 और प्लस का हो जाएगा 12। इसको सॉल्व करोगे तो 8 तिरिक हो जाएगा 24 प्लस 11 चौके हो जाएगा 44 प्लस 24 दूना हो जाएगा 48 और प्लस का हो जाएगा 12। इन सबको ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा भैया, 12 8 20 40 20 60 60 40 100 104 104 4 108 20 128 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 128। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो 128। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा भाई, नोट कर सकते हो 128 इट विल बी राइट आंसर। यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, मैंने एक स्टेप कम कर दिया भाई। क्या कम कर दिया, मैंने x बराबर 2 रखा तो x की पावर 3 थी, x की पावर 3 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, x की पावर 2 थी तो 2 दूनी 4, x की पावर 1 थी तो x की पावर 1 यानी 2। मैंने सॉल्व किया 18 त्रिक 8 त्रिक 24 प्लस 11 चूके 44, 24 दूने 48 और 12 दूने 24, सबको ऐड कर लिया तो 128 आ गया परम सत्य आंसर। यानी कि मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 128 थी। नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन कहा गया 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य, 5 पुस्तकों का मूल्य
और क्वेश्चन क्या कहा गया आगे, 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना कम है, 72 कम है, 72 कम है। ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे पूछा एक पुस्तक का मूल्य बताओ, एक पुस्तक का मूल्य बताओ। अब इसका आंसर भाई फटाफट सभी साथी बताएंगे। एक पुस्तक का क्या बताना, आपको मूल्य बताना है कि एक पुस्तक आपने कितने रुपए में खरीदी है। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा भी गया है। 2019 के फर्स्ट सेट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई कितना आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए कितना आंसर आ जाएगा। सभी साथी भाई बताएंगे। चलिए देखिए, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है ऐसे क्वेश्चनों में। मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ, केवल आप लैंग्वेज समझ जाइए बस। अब देखिए कितना आंसर आएगा भाई। जितने भी साथी इसका आंसर 36 दे रहे हैं वो एकदम सही भाई इसका आंसर दे रहे हैं। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे वो समझो। कहा गया 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। तब हम यहाँ पर 5 पुस्तकों का मूल्य नहीं मान सकते हैं। मैं कितने पुस्तकों का मूल्य मानूंगा, तो 7 पुस्तकों का मानूंगा, क्योंकि अगर 7 पुस्तकों का मूल्य मालूम चल गया तब 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम कर देंगे बस। तो मैं यहाँ पर मानूंगा, माना 7 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 पुस्तकों का मूल्य 100 हो जाएगा। 7 पुस्तकों का मूल्य 100 हो गया, हो नहीं गया। तो 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 5 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी x माइनस का 72, यही तो हो जाएगा, क्योंकि 72 कम है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है बस। अब यहाँ पर देखिए कहा गया एक पुस्तक का मूल्य बताओ, एक पुस्तक का मूल्य बताओ। अब क्या करेंगे, अगर इन दोनों को घटा दें तो हमको जो पता चलेगा वो क्या आएगा, जरा एक बात बताइए। यानी कि इनको जब हम लेस कर देंगे तो हमको 2 पुस्तक का मूल्य पता चल जाएगा, क्योंकि 5 और 7 में कितने का अंतर, 2 का अंतर। अगर हम इनको घटा देंगे तो हमें 2 पुस्तकों का मूल्य पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है बस। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको प्रश्नानुसार लगाऊंगा, प्रश्नानुसार अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ x और घटाऊंगा माइनस x माइनस का 72, यही तो भैया बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का हो जाएगा भैया 72 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर x में से x चला जाएगा तब क्या बचेगा, 72 बचेगा, 72 बच जाएगा। अगर x से x चला गया तो 72 तो बचा। ये 72 रुपये आए हैं, लेकिन ये 72 रुपये कितने किताबों के आए हैं, तो देखिए 5 में से 7 गया 2, यानी 2 पुस्तकों का मूल्य कितना आया है, 2 पुस्तकों का मूल्य 72 रुपये आया है। 2 पुस्तकों का मूल्य 72 रुपये, तो एक पुस्तक का मूल्य बताना था। अगर 72 रुपये की 2 वस्तुएं मिलती हैं तो एक वस्तु कितने रुपए की मिलेगी, यानी एक पुस्तक का मूल्य कितना मिलेगा, तो 72/2 काट देंगे तो 36 रुपये क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 36 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 36 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। आसानी से आपने इस क्वेश्चन को लगा दिया है, इस क्वेश्चन को आपने आसानी से लगा दिया है। क्लियर है ना दोस्तों, बोलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है आपको लॉजिक ना समझ में आया हो। भाई यहाँ पर 5 और 7 में अंतर 2 का, तो जो हमारा मूल्य आया वो 2 पुस्तकों का तो आया, यानी 2 पुस्तकों का मूल्य 36 है, तो एक पुस्तक का मूल्य 36/2, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य 36 रुपये हो जाएंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। देखिए जिसको एक बार में समझ में ना आया करे तो वो दिन में एक बार वीडियो और देख लिया करो भाई, क्योंकि आपका कंसेप्ट
बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, नहीं आप पेपर में कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आएंगे, जरूर से जरूर आएंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन ले लो, अगला नंबर 4 नंबर अभी बताए हैं, लेकिन फिर भी कुछ साथी इसको नहीं कर सकते। एक न्याय पंचायत में 2x प्लस 3 ग्राम सभाएं हैं। इसका भैया आंसर सभी साथियों से चाहिए, ठीक है ना। सभाएं हैं, आशा करेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्रत्येक ग्राम सभा में क्वेश्चन क्या कहा गया, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। ये क्वेश्चन हो गया, नलकूप हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या बताओ। x बराबर 1 हो तो नलकूपों की संख्या बताओ। नलकूपों की क्या बताओ? संख्या बताओ। इस क्वेश्चन को भाई सभी साथी बताएंगे। इसका जवाब भाई सभी साथियों से हम उम्मीद करते हैं सभी साथी इसका जवाब देंगे। आशा करते हैं भाई सभी साथी इसका जवाब देंगे। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। अभी बिल्कुल सेम इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया है। 2 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का सेम था, कुछ भी चेंज नहीं था। एक न्याय पंचायत में 2x + 3 ग्राम सभाएं हैं। ओके, प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप हैं। तो नलकूपों की संख्या बताओ। नलकूपों की क्या बताना है? संख्या बताना है। आसानी से इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है ना। आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। फटाफट से भाई बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कितना आंसर आएगा। चलिए देखते, ठीक है ना। देखिए अब इस क्वेश्चन को लगाएंगे। एक न्याय पंचायत में ग्राम सभाएं कितनी हैं? तो 2x + 3, यानी ग्राम सभाएं कितनी, जो दिया गया पहले उसको आप लोग लिख लेंगे। ग्राम सभाएं हैं 2x + 3 और हमसे कहा गया प्रत्येक ग्राम सभा में नलकूप कितने हैं भैया? नलकूप कितने हैं एक ग्राम सभा में? तो नलकूप हैं तुम्हारे x² + 5x + 6। टोटल ग्राम सभाएं 2x + 3 हैं और एक ग्राम सभा में नलकूप x² + 5x + 6 है। तो अगर हम कुल नलकूप पूछें आपसे कि कुल कितने नलकूप हैं, यानी इसका मल्टीप्लाई कराना है सर। तो 2x + 3 इसका गुणा कराएंगे भाई x² + 5x + 6 से। अब 2x का गुणा x² से कराएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ से बता रहा हूँ, 2 का x से करेंगे तो 2x और x² गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, x³ प्लस यहाँ आपका 2x है, यहाँ 5 है, 5 दूनी 10 x² हो जाएगा 10x² प्लस 2x का गुणा 6 से करेंगे तो 6 दूनी होता है 12x। अब 5 का गुणा 3 का करेंगे, 3 का x² से करेंगे तो हो जाएगा 3x²। 5 का 3 से करेंगे तो 5 3 हो जाएगा 15x प्लस 6 का 3 से करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 18। अब जोड़ लीजिए, x³ वाले कहीं नहीं है, कोई बात नहीं, ये नहीं है तो इनको ऐसे लिख लेंगे 2x³ प्लस यहाँ 10x², यहाँ 3x², 10 3 13 हो जाएगा 13x² प्लस यहाँ पर 12x 15x 15 12 हो गए 27x और बच गया प्लस का 18। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें x बराबर 1 रख देंगे। x बराबर 1 तब हम लिख सकते हैं x बराबर 1 रखने पर नॉर्मल सी बात है, जहाँ x है वहाँ 1 रख देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणे 1 का क्यूब हमेशा 1 ही रहेगा प्लस 13 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा
प्लस 27 गुणे 1 और प्लस का 18। अब देखिए यहाँ पर 2 एक कम 2 प्लस 13 एक कम 13 प्लस 27 एक कम 27 और प्लस 18 एक कम 18। इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 18 2 20 और 20 40 7 47 3 50 10 60। 60 नलकूप आ जाएंगे, यही राइट आंसर आ जाएगा। 60 नलकूप हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितने नलकूप? 60 नलकूप, इट विल बी राइट आंसर। 60 नलकूप आ जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। चीज़ें समझ में आ गई भाई मेरे? चीज़ें समझ में आ गई? देखिए, एक की घात चाहे जितनी हो, अगर एक का मल्टीप्लाई आप किसी संख्या से करोगे तो एक ही प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तब नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नोट कर सकते हो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, वेरी गुड। चलिए भैया, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए, इस प्रैक्टिस सेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना होता है, ठीक है ना। ये थोड़ी नहीं आप कल की प्रैक्टिस सेशन में अगर 10 क्वेश्चन सही किए तो आज की प्रैक्टिस सेशन में आप 5 भी ना कर पाओ। ये सभी क्वेश्चन डीएलएड के हैं भाई, कहीं और के क्वेश्चन नहीं है। तब आपको इसको आसानी से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, खेत की भुजाएं क्या दिया गया है? भुजाएं 26 मीटर 30 मीटर और 28 मीटर। 26 मीटर 30 मीटर 28 मीटर हैं, 28 मीटर हैं। एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं 26 मीटर 28 मीटर 30 मीटर हैं। कहा गया उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को भाई सभी साथी इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से। क्षेत्रफल ज्ञात करो, सभी साथी इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए भी हैं। देखिए कैसे लगाएंगे भैया इस क्वेश्चन को, जरा समझिए। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे जरा समझो। यहाँ पर देखिए, अगर मैं खेत मान लूँ, कोई त्रिभुजाकार मैंने खेत मान लिया, माना ये मेरा एक कोई त्रिभुजाकार क्या बन जाएगा? खेत बन जाएगा, जिसका मैं नाम रख लूँ P, Q और R। ये मेरा एक कोई त्रिभुजाकार खेत है। इसकी भुजाएं दी गई हैं। कोई भुजा मान लीजिए, मैंने माना PQ कितने हैं? 26 मीटर, और यहाँ पर मैंने QR को 30 मीटर मान लिया, और इस भुजा को मैंने 28 मीटर मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था। अब एक बात समझिए, क्या यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं? क्या यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं? तब आप कहोगे नहीं सर, यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर नहीं। और जब तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं तो कैसा त्रिभुज होता है? विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है? तो सभी साथी जानते हैं, मैंने बताया था अंडर रूट के अंदर क्या होता है? एस माइनस का ए और एस माइनस का बी और होता है एस माइनस का सी, जहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, और एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है। एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है। अब अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप बराबर होता क्या है? यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग और बटे का 2। अब यहाँ पर त्रिभुज की तीनों भुजाएं रखेंगे, यानी 26 प्लस का 28 और प्लस का कितना दिया गया? 30 बटे का कितना हो जाएगा? 2। 30 20 50 8 58 58 से 64 20 84, यानी 84 बटे को हो गया 2, काटेंगे 2 चौके 8 2 दूनी 4, यानी एस बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। अर्ध परिमाप 42 आ गया। जहाँ पर एस है वहाँ पर 42 रख दीजिए बस। यहाँ मैं बात करूँ अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा भाई?
अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 42 और गुणे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 42 माइनस ए के स्थान पर कोई एक भुजा रख दीजिए। मैंने मान लिया 26 रख दिया। फिर 42 माइनस बी के स्थान पर कोई एक भुजा रख दी, मैंने मान लिया 28 रख दिया। उसके बाद 42 माइनस सी के स्थान पर कोई एक भुजा, मैंने 30 रख दिया, 30 रख दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा। अब इसको सॉल्व करूँगा भैया तो कितना आ जाएगा, पहले तो रूट लगा लूँगा क्योंकि रूट चल रहा है। यहाँ हो जाएगा 42 गुणे 42, अगर 42 से 26 घटाएंगे तो 26 6 32 10 42 16 आ जाएगा। और गुणे 42 में से 28 घटाएंगे तो 4 28 4 32 10 42 14 आ जाएगा। और गुणे यहाँ पर 42 में से 30 जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो देखिए 12 चौक 48 के 8 हासिल आ गया 4 12 एकम 12 4 16 168 गुणे 672 गुणे 168। इसका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आंसर आएगा, वो किसका वर्ग है वो निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भैया कितना आ जाएगा 112 और 896, 112 896 आ जाएगा। अब आपको करना क्या, इसके आपको गुणनखंड कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं, गुणनखंड करके दो दो के पेड़ बना के कॉमन ले लेना है, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं पता है तब आप यहाँ पर समझ सकते हो, अगर नहीं पता है तब आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब कुछ मेरे साथी कह सकते हैं सर ये करड़ी सॉल्व करना हमको नहीं आता है। अगर करड़ी सॉल्व करना नहीं आता है तो सुनो, यहाँ पर 6 है, ठीक है ना, 6 है। अब करड़ी सॉल्व करना नहीं आता तो इस संख्या को बाहर लिखो, 112 है और कितना है 896। इसको आप काटो, इसको काटो, ये किसका वर्ग है वो निकालो, ये किसका वर्ग है वो निकालो, या इसको आप भाग विधि से भी निकाल सकते हो। दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब आपको अगर वर्ग मूल निकालना नहीं पता है तो उसके लिए तो आपको 4th सेमेस्टर की क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्गमूल निकालना नहीं जानते हो तब आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो। इसको भाग करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, यहाँ पर बच गया भैया 9 2 11, इस 3 को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 3 3 हो गया 6, अगला जोड़ा उतारेंगे तो 28। अब यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 6 त्रिक 18, हाँ 3 लिखेंगे, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक की 9 और 6 त्रिक 18 189। अब यहाँ पर ये 3 ऐड कर लेंगे, घटाएंगे, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 8 जाएगा तो 10 1 11 39, और यहाँ 63 3 हो गया भैया, 63 3 हो गया 66। अब यहाँ पर अगला जोड़ा है मेरा 96। अब यहाँ पर क्या ऐसी संख्या लिखें कि यहाँ पर हम घटाएं 6 बार चला जाएगा, 6 से 6 4 36 के 6 हासिल आ गया 3 6 4 36 37 38 के 39 और 6 4 के 36 37 38 39 पूरा पूरा कट गया तो कितना आंसर आया, 336 आंसर आया। यानी कितना आंसर आ जाएगा भाई, 336 आ जाएगा, वो भी वर्ग मीटर, 336 वर्ग मीटर, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि करड़ी को कैसे सॉल्व करते हैं तो 4th सेमेस्टर की क्लास आप लोग अटेंड कर लीजिए, एक क्लास, वहाँ पर मैंने बताया है करड़ी को कितनी आसानी से सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ से वर्गमूल निकाला लेकिन भाग विधि से निकाला, क्योंकि भाग विधि से आसान रहता है भाई। मैंने निकाल लिया तो 336 वर्ग मीटर मेरा राइट आंसर आ गया, नोट कर सकते हो। 336 वर्ग मीटर मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए, बोलिए बढ़ा जाए ना अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन 6 नंबर है उसको सॉल्व करते हैं।
ठीक। देखिए कभी कभी संख्या बड़ी आ जाती है ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में संख्या कभी कभी बड़ी आ जाती है, लेकिन आपको कंसंट्रेट रहना भाई मेरे, चाहे जितनी बड़ी संख्या है आपको आसानी से लगाना है, आपको आसानी से लगाना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कहा गया है भाई, क्वेश्चन कहा गया है √4, ये 6 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, √2, √4, √0.4 और √0.2, √0.4 और √0.2 में परिमेय संख्या बताओ, में परिमेय संख्या बताओ, कौन सी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये तो आसानी से बता सकते हो क्योंकि मैंने बताया भी है कि परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं। तो फटाफट से भाई बता दीजिए कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, कितना आ जाएगा राइट आंसर भाई, सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए ठीक है ना। देखिए मैंने बताया था परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनके जो किस रूप में लिखी हूँ, जो P/Q के रूप में लिखी हूँ, बस जो P/Q के रूप में लिखी होती है वही परिमेय संख्या होती है। और करड़ी का मतलब इसके अंदर किसका वर्गमूल है भाई, √2 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो ये दशमलव में जाएगा, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। √4 किसका है तो ये 2 का है, √0.4 किसका है तो ये 0.2 का है, ये 0.2 का है, और √4.2 किसका है, ये किसी का नहीं है। तो अगर बात करें कि संपूर्ण केवल इतने में पूछा था कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो √4 है, क्योंकि इसके नीचे बटे 1 मान के इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा, √4 आ जाएगा, √4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, √4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन भाई कहा गया है, कहा गया x-7 और x+9, x-7 और x+9 के गुणनखंड हैं, के गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं। अब बताइए इसके कौन कौन से गुणनखंड हैं वो बताइए, या गुणनफल कौन कौन से हैं, सॉरी यहाँ गुणनखंड नहीं गुणनफल है, ठीक है ना, ये गुणनफल है, बताइए गुणनफल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से भाई बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी, सभी साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके चलिए देखिए मैंने बताया जब क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में लिखे होते हैं तो x-7 और दूसरे ब्रैकेट में x+9, अगर जब ऐसे संख्या आएंगी तो सबसे पहले पद का दूसरे ब्रैकेट में जितने भी पद हैं उन पदों से गुणा, x का गुणा x से करेंगे तो सर x² आ जाएगा, x का गुणा 9 से करेंगे तो प्लस का 9x आ जाएगा। अब दूसरे पद का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इससे फिर इसका गुणा इससे, -7 का गुणा x से करोगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, और 7 का 9 से करोगे तो प्लस माइनस का 9 सती 63 हो जाएगा। 9x 7x को घटा दोगे तो x² प्लस का 2x माइनस का 63, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो। x² प्लस के 2x माइनस का 63, यही इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बोलिए क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए,
अब 8 नंबर क्वेश्चन सबको बताना, ठीक है ना, सबको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन कहा गया है 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? संख्याओं का योग 30 है। सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? जल्दी से बताइए 8 नंबर का राइट आंसर, जल्दी से बताइए 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कई बार मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं कि केवल क्रमागत कहा गया, सम विषम अभाज्य या भाज्य ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो नॉर्मल सी बात है, हम पहली संख्या क्या मानेंगे? मानेंगे पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? क्रमागत संख्या भैया x हो जाएगी। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या x+1 हो जाएगी। और तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? तीसरी क्रमागत संख्या x+2 हो जाएगी। तीनों का क्या दिया गया है? योग दिया गया है। योग का मतलब ऐड दिया गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो नहीं, x प्लस का 1 प्लस x प्लस का 2 बराबर का कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, x कितने x हो गए? 3x प्लस 2 और 1 कितना हो गया? 3 बराबर का हो गया 30। ये 3 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, 3x बराबर का 30 माइनस के 3 और x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 30 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 27 और x मतलब कि बट्टे में आ गया 3, ये वाला 3 बट्टे में आ गया, काटेंगे 3 9 27। x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। x बराबर 9 आ गया। सबसे छोटी संख्या बतानी थी, सबसे छोटी यही है, तो अर्थात यही क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो x बराबर 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? बोलिए क्लियर है ना? अगले क्वेश्चन पे बढ़े भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे, सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर दिया गया है 12 और आपको दिया गया है a माइनस बी बराबर 2, a माइनस बी बराबर 2। तो आपसे पूछा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का मान बताओ, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का मान बताओ। ये क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा सकते हो, ये क्वेश्चन आप चुटकियों में लगा सकते हो, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखें जितने भी साथी, कुछ साथियों ने तो आंसर दे दिया है क्योंकि उनको पता है कौन सा फार्मूला लगेगा। हमको इसका मान बताना है और इसके बराबर होता क्या, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है बस। मान देखिए दिया गया a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है? 12 और a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है भैया? 2, बीच में गुणे का चिन्ह, 12 दूना कितना हो गया? 24 हो गया इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 24 हो गया है बस। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर ना? बोलिए क्लियर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नोट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्लियर है ना? चलिए भाई अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। बोलिए क्लियर है। चलिए
चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको लगा के फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है ना। फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यापारी 1 किलो के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौल कर बेचता है। 900 ग्राम तौल कर बेचता है। उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है उसकी गणना करना है। लाभ या हानि होती है वो बताइए। लाभ या हानि होती है वो बताना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे इसका आंसर कितना हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन भाई मैंने करा भी रखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी इसका जवाब देंगे। सभी साथी इसका जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर है ना? बोलिए क्लियर है। चलिए देखें, एक बात पहले समझिए, मैंने कई बार बताया है कि सबसे पहले ये बताइए हमको इस चीज़ में क्या पता होना चाहिए। एक जाति का होना चाहिए बस, एक जाति का होना चाहिए बस। अब आप यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 1 किलोग्राम में दिया गया है और 1 ग्राम में दिया गया है। दोनों को किलोग्राम में पहले बना लीजिए, यानी 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। और इस केस में एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। और लाभ और हानि की गणना हमेशा सीपी पर करते हैं, किस मूल्य पर? क्रय मूल्य पर करते हैं। ये पता है तो बहुत से साथी मेरे आंसर दे चुके हैं। अगर ये जिनको पता है तो वो मेरे लोग आंसर दे चुके हैं। अब देखिए 1000 ग्राम, 1000 के ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम को क्या करता? बेचता है। बेचता कितना है? 900 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कर लें कि एसपी कितना हो जाएगा भाई, एसपी हो जाएगा 900 ग्राम, ये हो जाएगा ना। अब ये एक बात समझिए, ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। लेकिन एक बात मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के केस में बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस के केस में एक आता है भाव का केस। भाव का केस आता है कि नहीं आता? मैंने बताया था भाव के केस में लाभ हानि की गणना हमेशा सेलिंग प्राइस पर करते हैं। सेलिंग प्राइस पर करते हैं। रुपयों के केस में, रुपयों के केस में, किसके केस में? रुपयों के केस में भैया गणना किस पे करते हैं? उसको कास्ट प्राइस पर करते हैं। लेकिन भाव के केस में सेलिंग प्राइस पर ही करते हैं बस। और ये मेरा एक भाव का केस है क्योंकि इसमें रुपया कहीं नहीं दिए गए। 1 किलोग्राम 900 ग्राम दिया गया जो कि मेरा भाव होता है कि 1 रुपये में इतने, 1 किलोग्राम इतने रुपए का मिलता है। होता कि नहीं होता है? बस ये चीज़ देखिए, सब कुछ रिलेट करते हुए पढ़ना है आपको। अब मैं बात करूं, यहाँ से हमको लाभ कितने का हो गया भैया? उसको देना था 1000 ग्राम, दे रहा है 900 ग्राम। उसको देना था 1000 ग्राम, दे रहा है 900 ग्राम। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ है तो हुआ ना। लाभ कितने का हुआ? 100 ग्राम का। लाभ कितने का हुआ? 100 ग्राम का क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ हो गया 100 ग्राम का। और यहाँ पर हमको प्रतिशत लाभ बताना है तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या। तुलनात्मक संख्या और गुणे में क्या होता है? 100, चूंकि प्रतिशत में बताते हैं। तुलना हमेशा करेंगे लाभ या हानि की। यहाँ लाभ हो रहा 100 का तो 100 को रखेंगे ऊपर, बटे तुलनात्मक संख्या जिस पर लाभ होता है। ये भाव का केस है, लाभ होगा 900 पे तो हो जाएगा 900। और गुणे कितना हो जाएगा भैया? गुणे कितना हो जाएगा? गुणे कितना? परसेंटेज का मतलब 100। 0 से 2 0 कैंसिल, 100 भागे 9 आ गया है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9% हो जाएगा। 11 सही 1/9% हो जाएगा। 11 9 99 100/9।
ये हो जाएगा 11 सही 1/9% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।